जहां देश की राजनीतिक व्यवस्था की बात है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था के जिम्मेवार हैं, जो राजनीति के लोग और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए, अगर वो भी मान लो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा अगर कोई भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, तो हमारे को तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। कि जो लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि आप हिंदू को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे को बताइए, जिस क्षेत्र के अंदर मुसलमान बाहुल्य हैं वहाँ हिंदू कोई जीतता है क्या? तो अभी से चुनाव से फैसला हो रहा है, तो मैंने आपको इतने दोस्त तो गिना दिए इस गठबंधन की सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने के, कि वो टिकट बेचते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वो चीज़ अगर हम हटा देते हैं तो तब भी क्या हटा दो आप, ठीक है। अगर आपके किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हमारे को लोकप्रिय और बिना पक्षपात के कोई अच्छी कार्यकुशल राजनीति मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका आप आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें यदि ये भेदभाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, जो अपराध ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, करिए। थोड़ा एक सवाल मैं आपके निजी जीवन से करना चाहता हूँ कि आपने आप एक किसान परिवार से आते हैं, आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आपने अपना एक आपकी इंपोर्ट का भी बिजनेस आएगा, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का कपड़े, टेक्सटाइल एंड कपड़े वगैरह का। तो इतना एक डाइवर्स बैकग्राउंड होने के बाद, एक किसान बाहुल्य देश में हम हैं, किसानी का बैकग्राउंड होने के बाद आपने ये कैसे सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है? क्या एक कहानी है उसके पीछे कोई? नहीं, कहानी कुछ नहीं है। कहानी सिर्फ यही है कि मैंने अपने बचपन से, जब से मैं वोटर बना तब से मैंने इस व्यवस्था को वोट दिया, लेकिन क्योंकि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई मैं वोट किसको दे रहा हूँ और भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये इसका जिम्मेवार कौन है। तो ये बात करते 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 मेरी समझ में आया कि कायदे से तो ये भ्रष्टाचार का जो जन्म और जो भ्रष्टाचार का कारण है वो ये बहुमत ही है, ये राजनीतिक व्यवस्था का जो बहुमत है। और उसके दोषी नेता तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन हम मतदाता भी हैं, हम भी इसका चिंतन नहीं करते बैठ के, हम भी तो बात नहीं करते कि जिस राजनीतिक व्यवस्था को हमें पसंद नहीं है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, हम उसको वोट क्यों दे रहे हैं? ये तो बहुत साधारण सा सवाल है। मैं वोट देना तो बंद कर ही सकता हूँ ना, इसको कम से कम मैं वोट क्यों देता हूँ? मैं वोट देके मैं खुद भ्रष्टाचारी का एक भागीदार तो बन ही गया ना। उनको मैंने लाइसेंस दे दिया भ्रष्ट नेताओं को, भी आप करो भ्रष्टाचार क्योंकि मैंने आपको वोट दे दिया। तो ये तो देखिए, एक पढ़े लिखा या जो भी सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है वो ये तो सोचेगा ना कि भाई मेरी फैक्ट्री में या मेरी घर में या मेरी दुकान के ऊपर नुकसान क्यों हो रहा है। तो उसको खोजते खोजते हमने ये दिमाग लगाया कि भाई ये बहुमत का फैसला ही ठीक नहीं है। जब बहुमत का फैसला ठीक हो जाएगा तो ये सारी व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। आप करके देख लो। मैं 15 सालों से कितने ही पत्रकारों से, कितने ही पॉलिटिशियन से, कितने ही वकीलों से और कितने ही जीते हुए या इन सांसदों से मैं मिला, कोई आदमी, कोई नेता भी इस बहुमत के ऊपर चू नहीं करता, बोलता ही नहीं। मैं बात करे जा रहा हूँ, अगला जवाब नहीं देता। क्यों नहीं देते भाई आप जवाब? पत्रकार पूछते भी नहीं है। पत्रकारों से मिलते हैं तो हाँ जी बात तो आपकी ठीक है, अच्छी विचारणीय बात है, चर्चा योग्य बात है, लेकिन चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? मैंने कोई गलत बोला है तो आप मेरे मुंह पे बोलिए कि आपने ये बात गलत बोली है, मैं उसका तर्क से जवाब दे रहा हूं आपको। अब लोगों को अगर ये भी पसंद नहीं है कि हमारे बहुमत से सरकार बननी चाहिए, हम इसका मतलब तो ये कह रहे हैं, इससे हम सहमत हैं कि टिकटों को बेचो, जीते हुए सांसदों को खरीदो, भ्रष्टाचारियों को टिकट दो, अपराधियों को टिकट दो, बलात्कारियों को टिकट दो और उनको जितवाओ और फिर उनके समर्थन से सरकार बनाओ। तो उस सरकार की क्वालिटी क्या होगी? क्या आपको उसमें स्तर मिलेगा राजनीति का? वो हम देख रहे हैं ना अपनी आंखों से। अगर आप जो आंखों से देख रहे हो वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो सुन रहे हो वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर तो देखिए उसका इलाज करना कोई परमात्मा ही कर सकता है। आप मेरे को ये बताइए कि सत्य बहुमत में गलती क्या है? जो आदमी ये कहता है जी मैं सत्य बहुमत से सहमत नहीं हूं, उसकी बात करिए आप।
देखिए, क्यों नहीं बात करना चाहता? सही और गलत का फैसला करने तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ चर्चा करने बैठे हैं कि सत्य बहुमत चर्चा ही कर क्या रहे हैं है। हम भी। ये तो हमारी जनता ही डिसाइड कर सकती है कि सत्य बहुमत कितना सही है और कितना गलत है, और उसमें क्या चीज रिफाइन करनी है। जनता, आप और हम जनता ही तो हैं। आप और हम क्या है, जब आप भी वोटर हो, मैं भी वोटर हूँ। फिलहाल तो मैं सिटीजन पोस्ट का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आप सत्य बहुजन के रिप्रेजेंटेटिव है। अभी हम दोनों जनता से परे हैं। ठीक है जी। तो अभी जैसे हमने नागपुर वाली ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखा था पिछले ही इलेक्शंस में कि कुछ 2 लाख 2.5 लाख वोट्स नोटा में पड़े थे। तो मैं सत्य बहुमत में जानना चाहता हूँ कि सत्य बहुमत के अंडर आप नोटा को क्या शक्तियाँ देंगे? अगर सत्य बहुमत हम एक मास लेवल पे लागू करते हैं तो उसमें नोटा पे क्या शक्तियाँ रहेंगी? नोटा तो देखिए हमारी राजनीति के अंदर लगभग शायद 8 या 10 साल पुरानी देन है। इससे पहले नोटा नहीं था। एक एडवोकेट हैं, शायद उनका नाम है संजय पारिक, वो साकेत में रहते हैं, मैं उनसे 2-3 बारी मिला हूँ। जब ये उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने रिट लगाई कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई मैं किसी को भी पसंद ना करूँ तो मैं नोटा का भी मशीन में बनना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि भाई क्या आप ऐसा उस मशीन के अंदर ये नोटा का बटन लगा सकते हो? उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है, लग जाएगा। तो उसके बाद से ये नोटा शुरू हो गया। अब नोटा का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, ये मैंने उनसे एडवोकेट साहब से भी बात करने के बावजूद भी वो मेरे को स्पष्टता से जवाब बोला जी अभी तक तो यही है। फिलहाल तो सिर्फ ये है कि अगर मुझे पसंद नहीं है तो मैं वोट डाल सकता हूँ, तो आपको तो रियल पावर उसमें नहीं। लेकिन कुछ तो पसंद होना चाहिए ना आपको। ये कोई बात नहीं हुई कि मेरे को पसंद नहीं है। अब अरे भाई क्या पसंद है फिर आपको, ये तो बताओगे। मुझे जो अवेलेबल ऑप्शंस है, मान लीजिए मैं कहीं बुफे खाने जाता हूँ, वहाँ छोले की सब्जी है, राजमा की सब्जी है, मैं लेकिन पनीर पसंद करता हूँ। अब पनीर तो मेन्यू में है ही नहीं, तो मैं एक एज अ रिस्पॉन्सिबल ईटर मैं नहीं खाना खाऊंगा। चलिए नहीं तो आप ये तो बोलोगे ना कि मुझे तो पनीर पसंद है, तो वो जो खाना खिलाने वाला है वो आपको पनीर, ये तो है नहीं कि दुनिया में है नहीं, अभी तो लेकिन मिल रहा है ना। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम भी तो नहीं है ना जिससे हम ये बता सकें कि मुझे पनीर पसंद है। हम इसी के थ्रू तो बता सकते हैं ना, उसके बाद ही तो जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें समझ में आएगा। चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पिछले 10 साल से जब से नोटा बना है तब से आप मुझे बताइए कितनी बारी चुनाव हो चुके, और हर चुनावों के अंदर नोटा के बटन हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने, क्या चुनाव आयोग ने, क्या सरकार ने, या जिन्होंने नोटा को बनाया, जिन्होंने नोटा को वोट दिया, क्या उन्होंने मिलके इसके ऊपर चर्चा करी? इसीलिए तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि आपका आइडिया, सत्य बहुजन का आइडिया क्या है नोटा का? देखिए सत्य बहुमत का आइडिया ये है कि नोटा थोड़ी सरकार बनाएगा। आप ये बताइए जी, मान लो आपने 100% वोट नोटा को डाल दिए तो नोटा से सरकार कैसे बनवाओगे? सरकार तो हम लोगों ने ही बनाना है। मतलब है ना कि दोबारा इलेक्शन कराइए, तो दोबारा इलेक्शन करवा के फिर नोटा को वोट पड़ेगा। अभी तो अगर मुझे प्रतिनिधि नहीं पसंद आए हैं आपके, तभी तो मैं नोटा में जा रहा हूँ। अगर आप नए प्रतिनिधियों से मुझे इलेक्शन लगवाएंगे, पसंद नहीं है, इसीलिए सत्य बहुमत है। जब हमने चुना उसको और फिर भी आप कह रहे हो जी कि मुझे प्रतिनिधि पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? काम नहीं किया, नहीं पसंद है। काम किया या नहीं किया, आज तो वो चुनाव के मैदान में है ना, काम तो बाद में करेगा। मान लीजिए कोई पिछले 5 साल से लगा आ रहा है, देखिए उसका काम मुझे नहीं पसंद है कि ये जो भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम है ना हमारा पार्टियों का, ये ठीक नहीं है। ये पार्टी वाले आप वोटरों से, उस एरिया के वोटर से पूछ के उसको प्रतिनिधि नहीं बनाते। काफ़ी पार्टीज तो अभी भी सर्वे कराती हैं और सर्वे के बाद ही टिकट्स देती हैं कि कौन से कैंडिडेट हैं। मतलब अभी जो सत्ता ही रूट हमारा दल है भाजपा, वो भी ऐसे सर्वे कराती हैं। कांग्रेस ने भी पहले, भाजपा वालों ने देखिए कितने लोगों को, एक एरिया को, अपने एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया के लोगों को प्रतिनिधि बनाया। ये तो हमेशा से होता हुआ है, ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन आप अगर यूपी के उम्मीदवार को केरला में चुनाव लड़वाओगे, या तो वो इतना इंटेलिजेंट हो या इतना बुद्धिमान हो तो वो अपने तर्क दे, अपना कार्यक्रम दे कोई लोगों को। आपने 10 दिन पहले उसका उम्मीदवार बना दिया और उसको जितवा दिया। ये क्या राजनीति हुई? ये नहीं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और नोटा का तो देखिए, नोटा तो आप बनाओ ना बनाओ, ये आपने खाली अपना टाइम बर्बाद किया नोटा को बना के, और कुछ नहीं हुआ नोटा को बना के। तो आप क्या बदलाव चाहते हैं? अगर मैं यही चाहता हूं कि आप वोटों के बहुमत से सरकार बनाइए। तो नोटा आप कंप्लीटली हटा देना? बिल्कुल हटा देंगे। उसको रीस्ट्रक्चर नहीं करना चाहते? कोई जरूरत ही नहीं है उसकी।
उसका कोई मायना हो या कोई फायदा हो उसका तो बताइए। नहीं, वही मैं चाहता हूँ ना कि आप अगर उसको कुछ मायने देना चाहते हैं तो मायने दीजिए ना। हटा देने से तो कभी नहीं ये पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट्स अच्छे हैं, कौन हटा हुआ तो पहले भी था ना। तो हटा हुआ था तो वो समस्या आ रही थी ना, एक कि लोग, कौन सी समस्या ठीक हो गई? तो उसी समस्या को ठीक करने के लिए रिस्ट्रक्चर अगर हम कर सके नोटा को, तो देखिए अभी क्या है कि आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनानी है। हाँ। और जब हम ये कहते हैं कि भाई मतदाताओं के बहुमत से सरकार बने, तो आप अच्छे से अच्छे ईमानदार आदमियों को टिकट दोगे, टिकटों को बेचोगे नहीं, और जो योग्य व्यक्ति हैं, कार्यकुशल व्यक्ति हैं, उन्हीं को आप उम्मीदवार बनाओगे। पूरे देश के अंदर आप चुनाव लड़ोगे, गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति नहीं करोगे, खरीद फरोख्त की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है, वोटरों को पैसा देने का, शराब देने का, ये लालच देने का भी कोई जरूरत नहीं है सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर। तो इसमें एक सेकेंड देखिए, जब मैंने जिस उम्मीदवार को बनाया किसी एरिया में भी, अब उसका निर्णय, और हमने उसको 2 साल 4 साल 5 साल पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया भाई चांदनी चौक के अंदर या इस एरिया के अंदर ये उम्मीदवार आपका 2029 में चुनाव लड़ेगा। तो वो जाए लोगों के बीच में, लोग उससे परिचित होंगे, लोग उससे संपर्क बनाएंगे, समझेंगे बूझेंगे, लोग अपनी भी तो जिम्मेवारी लेंगे ना, वोटर भी तो। बिल्कुल लेनी तो चाहिए। वोटरों को पूरा चांस मिल गया, पूरे 5 साल तक आपको चांस मिल गया अपने उम्मीदवार को पहचानने का, फिर भी आप नहीं पहचानते उसको, फिर भी आप कहोगे मुझे तो पसंद नहीं है और मैं नोटा को वोट दूंगा, तो भाई मर्जी है तुम्हारी, दो नोटा को वोट। नोटा को वोट देने से अपनी समस्या हल होती है तो करवा लो नोटा से। समस्या हल तो कोई ना कोई आदमी करेगा ना, और आप ही लोगों में से करेगा। जब आपको उसमें से चुनना है, आपको उस वार्तालाप करनी है, आपको समझना है वोटर को कि भाई ये उम्मीदवार कैसा है, ये तो फिर वोटर की भी तो जिम्मेवारी है ना। तो क्या वोटर जिम्मेवार नहीं बनना चाहता है, इसीलिए इन पार्टियों ने ये कहीं के भी उम्मीदवार को कहीं खड़ा कर देते हैं। तो क्या सत्य बहुमत पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे, फाउंडर के तौर पे, क्या आपका यही स्टाइल रहता है कि जैसे अभी आप पिछले लोकसभा इलेक्शन में चांदनी चौक से लड़े, 842 वोट्स आपको पड़े, तो क्या आपने उससे पहले 5 साल ये किया था जो आपने बताया कि गए, आप लोगों से मिले, लोगों में अपनी जान पहचान कराई, क्या आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया था? बिल्कुल, 15 साल से मैं इसी तरह के हैंडबिल जो मैंने छाप रखे हैं अभी, और जो मैंने अपने इलेक्शन में छापे, और जो मैंने एक बुकलेट छापी हुई है, वही मैं देता रहा सब लोगों को, और इसी विषय के ऊपर मैं बात करता रहा। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता। कोई कहता है जी उस पार्टी का वो नेता कैसा है, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई कौन कैसा है कैसा नहीं, हम तो उसके परिणाम को देख सकते हैं, उसके कार्यक्रम को देख सकते हैं, और हम अपनी एक राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये गठबंधन की सांसदों के बहुमत से राजनीति नहीं करना चाहते। हम मतदाताओं के बहुमत से मतदाताओं को शक्तिशाली बनाते हुए मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? अगर पूरे देश के अंदर मैंने चुनाव लड़ा और मान लो मेरा कोई भी उम्मीदवार जीता नहीं, लेकिन मेरे वोट सबसे ज्यादा मिल गए मेरे को, ये हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। 543 सांसदों के सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा, आप ले लीजिए, 10,000 का एवरेज भी लगा लीजिए, तो मेरे को सबसे ज्यादा वोट मिले। औरों को सांसद तो जीत गए, उनके प्रतिनिधि तो जीत गए, लेकिन वोट कम मिले। तो बहुत ही एक साधारण सा सवाल है ना, आप ही मुझे बता दीजिए कि भाई बहुमत से सरकार बनाने का लोकतंत्र के अंदर तो ऐसे किसका अधिकार होना ऐसे चाहिए? में अगर हम लोग चलिए किताबी बातों से हटकर आएंगे जी। ऐसे में मान लीजिए किसी दूसरी पार्टी का सांसद चुनकर आया, उनके पास वो वाली बहुमत है, नंबर ऑफ सांसदों की बहुमत है, आपके पास वोटों की बहुमत है, तो क्या वो आपकी सरकार के साथ मिलकर मिलजुल कर चलेंगे? क्योंकि भारत की राजनीति में आज तक बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कोई चुना हुआ सांसद किसी दूसरी पार्टी के समर्थन, अगर पैसा इन्वॉल्व है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, वो अलग चीज़ हो गई, पर ऐसे में राजनीतिक ढांचा हमारा कमजोर नहीं हो जाएगा? यही सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था। मैं कि आपकी बहुमत आपके साथ है, नंबर ऑफ वोट्स आपके ज़्यादा हैं ओवरऑल, आप ज़्यादा सीट्स पर लड़े, आप जीत गए, बट क्या आप ऐसी सरकार चला पाएंगे जहां पर एक भी सांसद आपकी पार्टी का है ही नहीं? क्या वो आपकी सुनेंगे? एक रियल वर्ल्ड की बात अगर हम करें, देखो ऐसा है भाई साहब कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था 1947 से शुरू हुई जी। पहला इलेक्शन शायद 1952 में बना, उससे पहले संविधान बन चुका था। तो जब उसमें कोई बहुमत का कोई फैसला नहीं हुआ, आज तक भी नहीं फैसला हुआ। आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है
आज के जो सत्ता में बैठे हुए पार्टियां हैं वो इस बहुमत का फैसला क्यों नहीं कर देती, नहीं करती वो। और 1947 से लेकर 1975-80 तक आपके पास कोई ये व्हिप का कानून नहीं था, कोई दल बदल का कानून नहीं था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एंटी डिफेक्शन नहीं था जी, एंटी डिफेक्शन रूल नहीं था। ये क्यों बनाया आपने? इससे पहले भी तो चल रहा था ना, उससे पहले भी तो यही था कि भाई कोई पार्टी का किसी बिल के ऊपर किसी पार्टी के मेंबर ने किसी को भी वोट दे दिया तो दे दिया। जब व्हिप का और दल बदल का कानून ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई अनुशासनिक कार्रवाई भी नहीं होती थी। तो ये देखे आपने उसको गुलाम क्यों बना दिया अपने प्रतिनिधि को? हाँ, पार्टी से आपने मैंने अपना प्रतिनिधि चुना है, मैंने गुलाम थोड़ी चुना है उस नेता का। और प्रतिनिधि तो देखिए पूरे देश का है ना, वो उस पार्टी का नहीं है। ये भी एक लोगों को बड़ा भारी भ्रम है। अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि है, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि तो वो है ही, लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधि है। 543 सांसद जो हाउस में बैठे हैं, जब एक बिल पास या पास नहीं होना है उसमें तो उसकी राय ली जाती है ना। आज बीजेपी की रूल ने, बीजेपी की सरकार ने कोई बिल पास करवाया तो वो तो पूरे देश के लिए लागू है ना, चाहे वहां बीजेपी जीती या नहीं जीती, चाहे उसकी सरकार है या नहीं है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये बीजेपी का सांसद है और अगर वो आपको वोट नहीं देगा तो हम उसको हटा देंगे, यहाँ से पार्टी से हटा देंगे अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए। क्यों? तो फिर वो अपनी राय देगा कैसे? मान लो कोई उचित बात बोलना चाहता है इस बिल के विरोध में, वो भी नहीं बोल सकता वो तो। जैसे ये किसान बिल आया, किसान बिल के जो भी बीजेपी वाले जो सांसद थे, जब बिल पास हुआ एक भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया। किसी ने कहा कि भाई नहीं ये बिल ठीक इसलिए नहीं है कि इसमें ये गलतियां हैं, इसको ये सुधारो, नहीं कहा किसी ने भी। और जब उसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 1 साल 8 महीने के बाद में जो वो वापस ले लिए तो किसी ने भी ये कहने का साहस नहीं हुआ भाई नहीं ये बिल तो ठीक था, आपने वापस क्यों ले लिया? पर वो तो अपनी पार्टी की बात आगे रख रहे हैं ना। इसको अगर हमें देखिए साहब, पार्टी की बात आगे नहीं होनी चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। पार्टी का क्या हुआ? पार्टी के गुलाम है क्या हम? चलो मैंने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है तो मैं बीजेपी का गुलाम तो नहीं हूं। मैं अपनी बुद्धि से कोई भी बात बोलना चाहता हूं, मैं नहीं बोल सकता इसका मतलब। गुलाम आप नहीं हैं, पर काफ़ी जगहों पे ऐसा भी तो होता है ना कि आप जीते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ पार्टी का समर्थन है। तो क्या आपकी एक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर पार्टी कोई डिसीजन लेती है, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी कोई डिसीजन ले रहे हैं, मैं अपनी राय उन्हें प्राइवेट में दे सकता हूं, मैं पूरी दुनिया के सामने जाकर उनको नहीं बोलूंगा ना कि मेरे पापा ने तो ये चीज़ गलत कर दिया। तो हो सकता है कि शायद प्राइवेटली उन्होंने ये चीज़ें बातें की हों। पिताजी की माताजी की बात एक अलग है, लेकिन जहां देश की राजनीतिक व्यवस्था की बात है, जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था के जिम्मेवार हैं जो राजनीति के लोग, और पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए, अगर वो नहीं, अगर वो भी मान लो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा अगर कोई भेदभाव करता है, पक्षपात करता है, तो हमारे को तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी सत्य बहुमत का हो या किसी का भी हो। अगर सत्य बहुमत की सरकार मान लो किसी जाति के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर भेदभाव करती है, पक्षपात करती है, हमारे को नहीं चाहिए वो। और सत्य बहुमत की राजनीति में आप मुझे ये बता दीजिए कि खाली एक वर्ग के, एक जमात के वोट लेके आप कैसे सरकार बना लोगे? नहीं, भारत आज की जो लड़ाई हो रही है हिंदू मुसलमान की, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना कि आप हिंदू को मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान को हिंदू का वोट नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे को बताइए, जिस क्षेत्र के अंदर मुसलमान बाहुल्य हैं वहाँ हिंदू कोई जीतता है क्या? और जहाँ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ कोई मुसलमान जीतता है क्या? मुसलमान योग्य नहीं है उस एरिया में? ये भेदभाव, पक्षपात और ये घृणा कैसे खत्म होगी? तो आपको लगता है कि सत्य बहुमत जो है वो इस भेदभाव का, इस पक्षपात का निजात एक लेकर आ सकता है? 100% इसका इलाज यही है, आप करके देख लो। अच्छा, तो क्या ऐसे मेजर्स हैं सत्य बहुमत के अंदर जो इस पक्षपात को ख़त्म कर सकते हैं? मैं ये बहुत देर से आपसे काफ़ी सवाल करना चाहता था, क्योंकि आपने अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज़ लिखी थी कि सत्य बहुमत का एक कार्य है कि जहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम जो अभी सौहार्द ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे इस देश में, तो उसको आप लोग दोबारा से रीइंस्टेट करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे आप, अगर मान लीजिए जनता आपको चुनकर लेकर आती है, ऐसा क्या करेंगे कि आपकी वो पीस, वो हार्मनी, वो दोस्ताना रिश्ते लोगों के बीच में दोबारा से आए? एक तो देखिए योग्यता का और कार्यकुशलता का आधार होगा सत्य बहुमत के अंदर।
भेदभाव पक्षपात नहीं होगा, योग्य उम्मीदवार को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। और जब आप देखिए, ज़रूरत होगी मेरे को हिंदू की भी ज़रूरत है, मेरे को मुसलमान की भी ज़रूरत है, दलित की भी, आदिवासी की भी, सब लोगों के वोट में जब तक नहीं लूँगा, इसका मतलब सब लोगों के अनुसार अगर मैं कोई कार्यक्रम नहीं दूंगा तो वो मेरे को वोट ज़्यादा मिलने वाले नहीं है। बहुत सीधी बात है। और जब ज़्यादा वोट लेके लोगों ने मेरे को सरकार बनाने का बहुमत दिया, अधिकार दिया, तो फिर मैं भेदभाव पक्षपात नहीं करूँगा। और फिर भी अगर मैं भेदभाव पक्षपात करता हूँ तो जो एक रूल बना लेंगे कोई डिस्कस करके, भाई इतने सांसद अगर आपका विरोध करते हैं तो आप इस सरकार को हटाइए, अब दोबारा चुनाव करवाइए वोटों के बहुमत से। भाई कोई गलती तो कहीं भी हो सकती है ना। दोबारा अगर ऐसे मान लीजिए हम हर 2 साल पे इलेक्शंस कराते रहेंगे तो कितना ही ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं खर्च होगा उस चीज़ पे। साहब ये भी आपको थोड़ा ठीक से स्टडी करिए कि चुनाव करवाने में कितना पैसा खर्च होता है। एक चुनाव में हजारों करोड़ों पैसा खर्च हो जाता है, बूथ के लेवल पे लोगों को अपॉइंट करना, मशीन्स लेकर आना। लोकतंत्र को रिफाइन करना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, सबको बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के अधिकार देना है, तो वो 1000 करोड़ रुपए खर्च करना ज्यादा अच्छा है। क्या करोगे उस पैसे का? नहीं तो 1000 हर साल वो पैसा मैं वेलफेयर पे भी खर्च कर सकता हूँ। हर साल तो देखिए, तो फिर चुनाव करवाओ, मत करवाओ चुनाव, आप करवाइए वेलफेयर। चुनाव करवाते क्यों? 5 साल में भी चुनाव क्यों करवाते हो? 5 साल में चुनाव इसलिए ही करवाते हैं ना कि जो वो वेलफेयर करेगा वो व्यक्ति हम चुन के लेके आ सके। तो देखिए 5 साल में एक बार की जगह है, अगर आपने 2 बारी चुनाव करवा दिया, 3 बारी चुनाव करवा दिया और उससे आपकी व्यवस्था अच्छी बन गई, तो उसमें क्या बुराई है? पहले भी तो हुआ है ना ऐसा। ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया ना। हिट एंड ट्रायल नहीं हुआ ये तो लोगों का इच्छा है, मतदाताओं की इच्छा है कि दोबारा चुनाव हो। मतदाता अभी आपने मुझसे मतदाता कह रहा है कि दोबारा चुनाव होना चाहिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। अभी आपने मुझसे ये बोला 2 मिनट पहले कि अगर कोई सांसद विरोध करते हैं कि ये सरकार नहीं चल रही है तो सांसदों वो सरकार गिरा सकते हैं अपनी। तो सांसदों का मतलब मतदाता हुआ ना जी। देखिए, जब सांसदों के बहुमत से, सांसदों के अधिकार से कोई सरकार बनी ही नहीं, उनके बहुमत से कोई सरकार नहीं बनी, मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनी, तो ये तो जब ऐसा कोई रोष आ गया जनता के अंदर, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसका कोई एक मापदंड तो बनाना पड़ेगा ना आपको चर्चा करके, चाहे वो सांसदों के माध्यम से आए, या जनता ऐसा बोले कि भाई ये सरकार ठीक नहीं है, या कोई कोर्ट ऐसा बोले कि ये ठीक नहीं है। वहीं तो आपको एक मापदंड बनाना पड़ेगा ना। और फिर दोबारा चुनाव करवाने में क्या हानि है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। दोबारा चुनाव कराने में पैसे की बहुत ज्यादा हानि है साहब। पिछले इसी राजनीतिक व्यवस्था में 5 साल में लोकसभा के 3 बार चुनाव हुए, आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, वो अंडर मतलब होते रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्यों हुए फिर वो चुनाव करवाया तो खर्चा तो उसमें भी हुआ है। एक सीट पे इलेक्शन कराने में और पूरे देश में इलेक्शन कराने में, पूरे देश में ही चुनाव हुए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साल में लोकसभा के 3 बार चुनाव हुए हैं। ये बहुमत से सरकार सीधी नहीं हुई, सरकार गिर गई, दोबारा चुनाव करवा दो, दोबारा चुनाव करवा दो, दोबारा चुनाव करवा दो। ये जो आपके ये जो प्राइम मिनिस्टर बने, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, चौधरी चरण सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा, सब इसी तरीके से दोबारा चुनाव होते रहे। तो आप देखिए, पैसा खर्च हुआ, मैं नहीं कह रहा भी नाजायज पैसा खर्च होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर पर ही पैसा खर्च होना चाहिए। हम जबरदस्ती पैसा खर्च करके अपनी मूर्खता का प्रमाण क्यों दें जी। लेकिन जब कोई मान लो एक समस्या बन गई, उस समस्या का समाधान कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई कोई भी आएगा और उसको बना दोगे आप प्राइम मिनिस्टर। जब लोकतंत्र आपने चुना है, लोकतंत्र को स्वीकार किया है, तो लोकतंत्र में तो फैसला चुनाव से ही होगा ना। बिना चुनाव के कैसे फैसला कर दोगे आप? तो इसको सांसद बना दो जी, इसको सरकार बना दो जी। अभी भी तो चुनाव से ही फैसला हो रहा है ना। तो अभी से चुनाव से फैसला हो रहा है, तो मैंने आपको इतने दोस्त तो गिना दिए इस गठबंधन की सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने के, कि वो टिकट बेचते हैं, भ्रष्टाचारियों को टिकट देते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं, झूठ बोलते हैं। तो वो चीज़ अगर हम हटा देते हैं तो तब भी क्या हटा दो आप, ठीक है। अगर आपके किसी भी व्यवस्था के अंदर अगर हमारे को लोकप्रिय और बिना पक्षपात के कोई अच्छी कार्यकुशल राजनीति मिलती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आपका आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है,
इसमें यदि ये भेदभाव नहीं हो, पक्षपात नहीं हो, जो अपराध ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, करिए।